सैलाब के बाद कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल रही हैं? सैलाब जो है वो हर बंदे को मुतासर करता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया है, सांस की बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, सांप बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस ए, ई, कॉलरा के पेशेंट आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं, स्किन की बीमारियों के पेशेंट आ रहे हैं। पायोडीन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह और पेन किलर इंजेक्शन, सनीप्लास्ट होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट यमुना खान और आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हसन सर्जिकल कॉम्प्लेक्स और मेडिकल सेंटर पे, जो कि मुल्तान रोड पे वाक़ है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महाजबीन, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सैलाब के बाद कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो फैल रही हैं और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि सैलाब के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियाँ सामने आ रही हैं? सैलाब के बाद ज़्यादातर हैज़ा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई और इसके अलावा जल्दी अमराज, गंदे पानी के खड़े होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया है और सांस की बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम और इसके अलावा सांप बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। सांप के काटने के भी काफ़ी केसेस आते हैं और खुराक की कमी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों के माल वगैरह ज़ाया हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं, मुआशी मार देते हैं। तो फिर उनके लिए भी डिप्रेशन की साइकोथेरेपी के लिए हमें काफ़ी सोचना चाहिए कि दोबारा अपनी लाइफ में वो शामिल। जी, ये बताएं कि जो बीमारियां हैं वो बड़ों बच्चों दोनों को इस तरह से बीमारियां हो सकती हैं, या बच्चों के लिए कोई ख़ास तौर पे जो है वो अलग से बीमारियां होती हैं? हो तो दोनों में ही हो सकती हैं, लेकिन बच्चों में जो है हैज़ा वगैरह या हेपेटाइटिस ई हो, ए हो, इससे ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। डिहाइड्रेशन जल्दी उन्हें मुतासर करती है और अगर बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए? इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि सैलाबज़दा इलाकों में सफाई का ख्याल रखा जाए, बैतुल खुला की सफाई का ख्याल रखा जाए, साफ़ पानी हुकूमत प्रोवाइड करे, क्लोरीन की टैबलेट्स दी जाएँ और मच्छरदानी का बंदोबस्त हो ताकि मच्छरों से फैलने वाले अमराज जो हैं वो कम हों, और खुराक प्रोवाइड करें बच्चों के लिए, ड्राई मिल्क वगैरह वो प्रोवाइड करें, ORS दिया जाए और बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जाए। अगर कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस हो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए कोई ना कोई इंतज़ाम, ताकि वो किसी हॉस्पिटल में प्रॉपर में जा सकें। बताएं कि जैसे डेंगू और जो मलेरिया है वो दोबारा से फिर से फैल सकता है सैलाब के बाद? सैलाब के बाद तो इतना नहीं होता, वो कभी कभी होता है कि अगर आप पानी कहीं खड़ा रखें, सैलाब में तो हर जगह पानी ही पानी होता है, तो उसमें खड़े पानी में ज़्यादा इनकी अफजाइश होती है और ये वबा की सूरत अख्तियार करते हैं और ज़्यादा सीरियस मसला हो सकता है। इसमें स्प्रे वगैरह अगर किया जाए पानी के ऊपर, उन इलाकों में करवाया जाए तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। मुझे बताएं कि आपके जो क्लिनिक में हैं वो ज़्यादा सैलाब के बाद किस तरह के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास हेपेटाइटिस ए, ई के आ जाते हैं और कॉलरा के पेशेंट आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं, स्किन की बीमारियों के पेशेंट आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गई। सैलाब की वजह से स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सैलाब की वजह से नमी होती है, नमी जब होती है वो स्किन को मुतासर करती है, जब ज़्यादा जिल्द गीली रहती है और गंदी रहती है तो इस तरह की बीमारियाँ बहुत और ज़्यादा। आप बताएं कि स्किन इन्फेक्शंस किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है इन इलाकों में, ज़्यादा वेट रहने से, गीला रहने से, और आपस में बंद जूते पहने या गीले ज़्यादा पानी में रहें तो वो जल्द गल जाती है। तो उसमें ड्राई रखें, सफाई का ख्याल रखें, ड्राई रखें और ज़्यादातर इसी से ये नंबर 2 कोई लोकल जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाए फंगल की तो वो लगाएं, उससे बचत हो जाती है काफ़ी। जो नए अभी बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी पैदाइश हुई है, उनको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? उनके लिए ख़तरा तो नहीं है, या फिर उन ख़वातीन के लिए जो हामला हैं इन दौरान, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? हाँ जी, जो हामला ख़वातीन हैं उनमें भी ये डायरिया वगैरह, कॉलरा का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गंदे पानी की वजह से। जब आपकी सफाई प्रॉपर ना हो, इस तरह हर तरफ ही पानी पानी और गंद हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है और बहुत सीरियस होता है, तो इसके लिए खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसा
जांडस या इस तरह की कोई चीज़ होती है, डायरिया होता है, साथ बुखार वगैरह होता है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अच्छी जगह पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए ताकि पेशेंट की भी जान बचाई जा सके और आने वाले बच्चे की भी। सैलाब जब आते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी वैक्सीन जिससे बचा जा सके? हाँ जी, ये कॉलरा वगैरह की भी वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस बी और सी की भी वैक्सीन लगती है। वो जिन इलाकों में होता है उधर हुकूमत प्रोवाइड करती है ताकि नेक्स्ट ये जो अमराज हैं, बीमारियां हैं, वो ना फैलें। हॉस्पिटल्स में जो है एंटीवेनम वगैरह भी प्रोवाइड होने चाहिए ताकि स्नेक बाइट के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं। अगर प्रॉपर जगह पे मौजूद हों तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। मुझे बताएं कि हुकूमत जो है वो इस तरह के केसेस में क्या किरदार अदा कर सकती है? हम लोगों को कैसे इकदाम जो है वो सर अंजाम देने चाहिए? हुकूमत को तो मेन जो चीज़ें हैं कि ग़िज़ा प्रोवाइड करे, सफाई का ख्याल हो, क्लोरीनेशन का पानी का हो और नेट्स वगैरह मच्छरदानियाँ प्रोवाइड करे, लोगों की बच्चों को ड्राई मिल्क, बड़ों की खुराक का हो इंतज़ाम हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आगाही, वो जैसे आप हैं सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आवाम को हाँ जी आगाही दी जाए कि कैसे हम इन अमराज से बच सकते हैं और जो है अगर कोई मुब्तला हो गया इनमें तो कैसे प्रॉपर अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हामला ख़वातीन को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए इस सैलाब वगैरह के दौरान? किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं? हाँ जी, हमला ख़वातीन के लिए अपने साफ़ पानी का ख्याल रखें, पानी सब्ज़ियाँ हों धोकर अच्छी तरह इस्तेमाल करें, बर्तन अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि फ़िको ओरल रूट होता है हेपेटाइटिस ए और ई का गंदे पानी से। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन सही नहीं है, आप हाथ वॉश नहीं करते अच्छी तरह या सब्ज़ियाँ या पानी बॉयल करके नहीं यूज़ करते तो ये बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत से इलाकों में जो है वो अभी भी पानी खड़ा हुआ है। पार्क व्यू सिटी में इतना पानी खड़ा हुआ था सैलाब की वजह से, तो और घर जो है वो सारे डूब चुके हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो उस घर में दोबारा रहते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा खदशा है कि वहाँ पे वबा फैलेगी? हाँ जी, वहाँ सांस की बीमारियाँ भी हो सकती हैं नमी की वजह से क्योंकि दीवारों में नमी रच बस गई है। और इसके अलावा कोई जो है फंगल इन्फेक्शन स्पेशली नमी की वजह से स्किन की काफ़ी बीमारियां फैल सकती हैं। ये प्रॉपर है कि वो घरों को अच्छी तरह उनके ड्राई किया जाए, उनके ऊपर स्प्रे वगैरह की जाए ताकि नेक्स्ट जो है मच्छर भी ना पैदा हों। मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये वाली बीमारियां ना फैलें। और स्नैक्स वगैरह जो आ जाते हैं सैलाब से बहकर वो भी उन्हीं इलाकों में रह जाते हैं, उनसे भी अच्छी तरह घरों को देखें, सफाई अच्छी तरह करें कि कहीं कोई इस तरह का जानवर तो नहीं रह गया जिससे आपको नुकसान हो सके। अब मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि फ़र्स्ट एड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होनी चाहिए कि जब सैलाब की इस तरह से कंडीशन आती है, लोग अफेक्ट होते हैं, तो हमें फ़र्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास बर वक्त मौजूद होनी चाहिए? हाँ जी, फ़र्स्ट एड किट में हमारे पास ORS होने चाहिए, पट्टी वगैरह, पायोडीन, सनीप्लास्ट होने चाहिए और एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह और पेन किलर इंजेक्शन। और डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या डिहाइड्रेशन के लिए हम ORS देंगे, ORS के पैकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है करीबी जो सेंटर हो उसमें IV वगैरह ड्रिप्स का इंतज़ाम हो, एंटीबायोटिक का इंतज़ाम हो, फ्लैजल वगैरह का इंतज़ाम हो और प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है उसका इंतज़ाम हो नियर बाय उनके, तो फिर ज़्यादा इन अमराज से बचा जा सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि सैलाब के बाद ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को, बच्चों को, तो वो किस तरह से मुतासर करती हैं, इस बारे में मुझे बताएं। हाँ जी, सैलाब जो है वो हर बंदे को मुतासर करता है, बड़े हों या छोटे हों, लेकिन बच्चे नाजुक होते हैं इसलिए स्पेशली उनमें काफ़ी सेहत के मसाइल आ जाते हैं। छोटे बच्चों को अगर दूध नहीं मिलेगा, कोई जानवर मर जाते हैं, बह जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला है। माओं के लिए भी है कि अगर वो प्रॉपर फीड नहीं खुद नहीं करेंगी तो फिर बच्चे को फीड नहीं करवा सकती, या इन्फेंट्स हैं उनको भी खाना मिलना चाहिए। जो ओवरऑल हेल्थ सबकी मुतासर होती है, बच्चों की ज़्यादा होती है। यह हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनके लिए कोई ग़िज़ाई इंतज़ाम करे, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, उन्हें रेस्क्यू करे, प्रॉपर सेफ़ जगहों पे लेके जाए जहाँ पे उनके लिए खुराक का बंदोबस्त हो, कोई कैंप्स हों सैलाब के जहाँ पे हर चीज़ मिल सके उनको। और आप कोई ऐसी ग़िज़ा रिकमेंड करना चाहेंगी जो इन दौरान हमें ज़्यादा खानी चाहिए ताकि हमारी जो है वो डिहाइड्रेशन इस तरह की चीज़ों में हम लोग जिस्मानी जो ज़रूरियात है हमारी वो पूरी हो सके?
हाँ जी, इसमें सैलाब में स्पेशली पानी, साफ़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं, और कि आप साफ़ पानी या बॉयल कर लें पानी, या क्लोरीनेशन या क्लोरीन की टैबलेट से साफ़ कर लें। स्पेशली बॉयल करना बहुत बेस्ट है, अगर आपके पास फैसिलिटी है आप बॉयल करके अच्छी तरह 10 मिनट अच्छी तरह बॉयल करें, उसको ठंडा करें, फिर वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ। और इसके अलावा जो सब्जियां हैं, चीज़ें हाथ शायद अच्छी तरह धो के हर चीज़ यूज़ करें। स्पेशली हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखें, और खाने पीने वाले बर्तनों का भी बहुत ख्याल रखें। सब्जियां वगैरह भी अच्छी तरह वॉश करें फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदगी से ही ये चीज़ें फैलती हैं, और आप सफाई से इन्हें रोक सकते हैं। तो मुझे बताएं कि सैलाब में जो सैलाब के अंदर जो पानी होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, केमिकल्स ज़्यादातर जिल्द को इफ़ेक्ट करते हैं, कि आपकी जिल्द में तरह तरह की बीमारियाँ, ख़ारिश हो जाएगी, फंगस हो जाएगी। उसके अलावा भी कोई मतदी बीमारियाँ होती हैं जिल्द की, वो ज़्यादातर जब आप गीला रहेंगे। और नंबर 2, जब ज़्यादा गीला रहेगा बंदा तो फ्लू वगैरह, फ्लू, सांस की बीमारियाँ, नज़ला ज़ुकाम बहुत कॉमन है। इनसे यही कि पानी से कम कांटेक्ट हो, अपने आप को खुश रखें, और गर्म रखें अपने आप को थोड़ा। सैलाब के बाद जो है वो इस तरह की बीमारियां तो फैलती हैं, लेकिन इसमें मुझे बताएं कि सेहत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? डिप्रेशन, एग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये ज़्यादा होती हैं? हाँ जी, सैलाब में जब लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, जानी और माली नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं, घर के फ़र्द खुदा न खास्ता बह जाते हैं, डेथ हो जाती हैं, तो इंसान टूट जाता है। तो स्पेशली डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए चाहिए कि साइकोथेरेपी करने के लिए सेशन हुकूमत साइकेट्रिस्ट को भेजे। उन इलाकों में साइकोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि लोग अपना ज़हनी सेहत दोबारा स्टेबल करें और अपनी ज़िंदगी की तरफ आएँ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल इन हालात में मज़ीद जो है वो मुतासर कर सकता है लोगों को? हाँ जी, अगर एंटीबायोटिक लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए खुद ही लेना शुरू कर देते हैं, और फिर वो छोड़ देते हैं 2-3 दिन, 1-2 दिन के बाद, तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस का काफ़ी इसमें इशू हो जाता है। फिर बाद में वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती, जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर वो ड्रग जो है ना बिल्कुल नाकारा हो जाती है। जरासीम जो होते हैं वो इसके ख़िलाफ़ पावर ले लेते हैं, और अननेसेसरी हमें चाहिए कि हम एंटीबायोटिक को यूज़ ना करें जब तक कोई डॉक्टर रिकमेंड ना करें, और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए करें। 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन डॉक्टर रिकमेंड करे, एक आध डोज लेके छोड़ना वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ज़ाती तौर पर आवाम को कौन सी 3 एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा देंगे? हाँ जी, एक तो गली मोहल्लों में जहाँ भी गंदा पानी ना खड़ा होने दें, पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। नंबर 2, अपने पीने के लिए साफ़ पानी का बंदोबस्त करें। नंबर 3, ये जो वैक्सीनेशन प्रॉपर, जो भी बीमारियां हेपेटाइटिस की प्रॉपर होनी चाहिए, या कलरा वगैरह की हुकूमत प्रोवाइड करे तो वो ज़रूर लगवाएं। जी नाज़रीन, तो हमने इनसे बातचीत की और उन्होंने 3 एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया है। मुझे लगता है कि हमें इन पे अमल करना चाहिए, ताकि सैलाब के बाद जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।